बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है MGT 101 के जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं LMS पर मौजूद। आज हम उस पर बात करेंगे। ये क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन साथ अवेलेबल है। 7 मॉड्यूल्स हैं आपके मिड में, तो उन 7 मॉड्यूल्स की आज हम बात करेंगे। सबसे पहला मॉड्यूल हमारे पास है जी, क्वेश्चन 1 है जी, ब्रीफली एक्सप्लेन सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैं समझा देता हूँ। आप के कोई इसकी डेफिनेशन गूगल पे मिल जाएगी, आप एग्जांपल पूछेंगे, गूगल आपको प्रोवाइड कर देगा। होता ये क्या है कि जो बिजनेस है और जो मालिक है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट कंसिडर होते हैं। इसकी बेस्ट वन मिसाल है, बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके नाम को आप जानते हैं लेकिन उनके मालिकान से के नाम से आप नावाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पर ले लें, बहुत ही मशहूर सुपर एशिया कंपनी है, क्या आप उसके मालिक को जानते हैं? नहीं जानते। शायद कोई जानता भी हो लेकिन 99% नहीं जानते। GFC फैन है, हायर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पैल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डॉलेंस है, निशाद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, सफाई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। तो इन बिजनेसेस के आप मालिकान को नहीं जानते लेकिन आप इन कंपनीज को जानते हैं। आप इनके ड्रेसेस यूज़ करते हैं, आप इनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आप इनकी होम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, लेकिन आप इनके मालिकान को नहीं जानते। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, अपनी एक हैसियत रखता है, और मालिकान एक सेपरेट एंटिटी है। दिस इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांजैक्शन, इवेंट एंड कंडीशन। तीनों में क्या फ़र्क होता है? ट्रांजैक्शन बेसिकली एक जो वाक़या अकर होता है, ठीक है, और उसका फाइनेंस से, मनी से ताल्लुक़ होता है, तो हम उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। वही वाक़या अगर वो मनी से ताल्लुक़ नहीं रखता, वैसे रूटीन वाइज आप कहीं किसी को मिलने चले जाते हैं, तो वो एक इवेंट है, वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई कंडीशन रख दी जाती है, तो यानी कि कोई शर्त रख दी जाएगी, उसे कंडीशन कहेंगे। जिस तरह नीचे हमारे पास 3 मिसालें मौजूद हैं, ठीक है। जैसे राइट द रेलिवेंट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये 3 सोर्सेज दिए हैं, उन्होंने पूछा ये कौन कौन से हैं। देखिए, पेमेंट फॉर कमीशन एक्सपेंस, ये एक बिजनेस रिलेटेड इवेंट है, तो ये इसे इवेंट नहीं कहेंगे, ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है। लॉस बाय फायर, आग लगी, नुकसान हो गया, अब ये इवेंट हुआ है। अब वो नुकसान बिजनेस का था तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, अगर वो बिजनेस का नहीं था तो वो इवेंट ही देगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ शामिल करता है, चलो, कि ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए, प्लांट आप ये मशीनरी लेकर आए हैं तो उसकी अंडरस्टूड बात है कि अपने सालाना बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट थ्रू वियर एंड टीयर। आप किसी एसेट को जब यूज़ करते हैं तो यूज़ करने पर जब उसको आप डेप्रिसिएट करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू में कमी करते हैं, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये एक कंडीशन है, यानी कि ये होना ही होना है, तो ये एक शर्त है उस एसेट को खरीदने के साथ, ऑटोमेटिकली आपको बियर अप करनी है। आगे चलेंगे। राइट द रेलिवेंट मेन हेड ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसने कहा है जिनको मेन हेड में ट्रांसफर करें। देखें जी, एसेट हर वो चीज़ जो हमें फ़ायदा दे, देखो यहाँ पे फ़ायदा देने वाली चीज़ अकाउंट रिसीवेबल है, इनसे हमें पैसा लेना है, पैसा मिलेगा, पैसा हमारे काम आएगा। कैश इन हैंड एट खुद कैश है, हमारे काम आने वाली चीज़ है। तो ये दोनों हमारे एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटी वो जिम्मेदारी है जो हमें पे ऑफ करनी है, ठीक है। तो अकाउंट्स पेएबल वो लोग हैं जिनकी पेमेंट्स हमने अभी करनी है, तो ये हम पर एक जिम्मेदारी क्रिएट हुई है। उसके बाद लोन टेकन फॉर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये आप इसका बिजनेस से ताल्लुक नहीं, अगर बिजनेस से ताल्लुक होता तो ये आपकी लाइबिलिटी बननी थी, लेकिन अब आपने फाइनेंस कॉर्पोरेशन से घर बनाने के लिए लोन लिया है, तो ये आपका एक्सपेंस है, ना कि आपकी लाइबिलिटी। नहीं जाते हैं रिपेयर ऑफ मशीनरी, ये एक आल्सो एक्सपेंस है, ठीक है। हाँ, लोन टेकन फ्रॉम हाउस जो है, इसे आप लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। नीचे देखते हैं जी वो क्या कहता है। जी, लोन टेकन जो है ये एक लाइबिलिटी है, वैसे घर बनाने के लिए आपने लिया है तो उसको आप एक्सपेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए हो, लेकिन जो कि यहाँ पे उसने लाइबिलिटी कहा है तो हम इसे लाइबिलिटी ही कहेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप पेपर में क्वेश्चन आता है तो फिर आप इसको लाइबिलिटी लेकर ही चलेंगे। नेक्स्ट जी, व्हाट डू यू नो अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड कैश ट्रांजैक्शन। हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो उसे क्रेडिट कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे,
और अगर उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है तो उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पर आपने कुछ सेल्स की हैं, कोई 10,000 की सेल्स की हैं, और आपका जो बायर है वो कहता है जी मैं पेमेंट 15 दिन बाद या 10 दिन बाद करूँगा, अब उसने कैश पे नहीं किया, तो दिस इज़ आ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अब वो बंदा जिसको अपनी चीज़ें बेची हैं उधार पर, वो डेटर है। द पर्सन टू होम गुड्स फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। जिससे आप उधार खरीदेंगे उसे क्रेडिटर्स कहेंगे, जिसको उधार बेचेंगे उसको डेटर कहेंगे। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन हमारे पास आई हैं, हमें उसे बताना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देखिए जी, रेंट ऑफ व्हीकल 45,000 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, पेड इन जनवरी। पेड हो गया तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई। अच्छा सॉरी, ये उसने अजीब सोल्यूशन किया है, ये कैश ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी। ओह सॉरी सॉरी, मैंने ये पढ़ी नहीं, मैंने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी। दिसंबर में आपने बताना है कि ये दिसंबर के हवाले से क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। अब ऊपर वापस आते हैं, अब हमें क्लियर हो गया, अब हम गलती नहीं करेंगे। रेंट ऑफ व्हीकल 45,000 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, पेड इन जनवरी। जनवरी पे हुआ है तो दिसंबर में ये अभी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कैश का लेन देन नहीं हुआ, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। गुड्स कॉस्टिंग 1,33,000 सोल्ड ऑन अकाउंट टू PL ब्रदर्स। देखिए 1,33,000 के गुड्स जो हैं वो बेची हैं ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब भी उधार होता है, ठीक है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अमाउंट ऑफ 25,000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर मिस्टर अली ड्यूरिंग द मंथ। मंथ के दौरान कस्टमर से 25,000 रिसीव हुआ तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। पहले दोनों क्रेडिट है, अगली कैश ट्रांजैक्शन है। आगे चलेंगे जी। ट्रांजैक्शन व्हीकल फॉर 11,30,000 परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम रहीम ब्रदर्स। ओके जी, वो कहता है जी किन किन अकाउंट्स में इसका इफेक्ट आएगा। अब देखिए व्हीकल परचेज किया आपने तो व्हीकल आपके लिए एक एसेट है, तो एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। फिर उधार भी खरीदी है तो रहीम ब्रदर्स लाइबिलिटी के तौर पर इंक्रीज हो जाएंगे, तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई। और इसमें कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं है तो एक्सपेंस में नो इफेक्ट आएगा। आगे चलेंगे। बुक्स ऑफ ABC फर्नीचर शोरूम शोड बैलेंस ऑफ कैश 1 lakh, क्रेडिटर्स 1,44,000, डेटर्स 140,000। सम ट्रांजेक्शन ऑफ ABC फर्नीचर शोरूम इज 20th June, आफ्टर 20th June। ठीक है जी, कुछ ट्रांजेक्शन है। बेसिस ऑफ अबव ट्रांजेक्शन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बैलेंस फ्रॉम द अकाउंट एट द एंड ऑफ द जून। अच्छा जी देखें बेटा, यहाँ पे उसने कहा कि कुछ बैलेंसेस उसने दिए हैं, कुछ ट्रांजेक्शन दे के वो कहता है कि आप क्लोजिंग बैलेंसेस बताएं जून के एंड पे। तो क्लोजिंग बैलेंसेस बताने के लिए हमें यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यकीनन आपने पढ़ ली होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन पे चलते हैं जी, ये बनी हुई है। देखें 3 बैलेंसेस उसने दिए, एक उसने दिया कैश का, एक क्रेडिटर्स हैं और डेटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, तो एक हमने लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स लिख दी है, एसेट में हमने कैश और डेटर्स इनकी बैलेंसेस लिख दी है। अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन 24 जून की है, सोल्ड मर्चेंडाइज टू कस्टमर फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब देखें गुड्स बेची हैं कस्टमर को उधार पे, तो 10,000 का डेटर्स में इजाफा हो गया, ठीक है। अब गुड्स थी नहीं तो गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स का कॉलम उसने दिया नहीं ना हमें, सिर्फ 3 कॉलम के बैलेंसेस उसने पूछे हैं, तो हम 3 पे इंतजार करेंगे। वैसे 2 इफेक्ट होने थे इसके। कैश कलेक्टेड फॉर कस्टमर, कस्टमर से कैश कलेक्ट हुआ है। अब देखें यहाँ पे कस्टमर मौजूद है, कैश भी मौजूद है, तो 5,000 का कस्टमर में कमी आ गई और 5,000 का कैश में इजाफा हो गया, ये दोनों इफेक्ट मौजूद हो गए। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर 15,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब देखिए गुड्स का हेड ही नहीं है तो गुड्स तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन सप्लायर 15,000 हम लिख देंगे, 15,000 सप्लायर में इजाफा हो गया। फिर जी कैश पेड टू सप्लायर, 3,000 का कैश हमने सप्लायर को पे किया, तो 3,000 की कैश में कमी आ गई और 3,000 की सप्लायर में कमी आ गई। तो क्लोजिंग बैलेंसेज में कैश तीनों को जमा कर लें, 1 लाख, 1,05,000, 1,02,000 आ गया, 3 माइनस हो जाएगा ना, तो ये 1,05,000, हाँ यहाँ 5 माइनस हुआ है तो 1,45,000 आ गया, और जहाँ पे 1,57,000 आ गया। ये तीनों बैलेंसेज हमारे आगे जो कि उसने हमसे डिमांड की। आगे चलेंगे, मॉड्यूल 3 आ गया हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल, नहीं सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये पर्सनल नहीं नॉमिनल अकाउंट है।
यहाँ पे खुद ही लिख लीजिएगा नॉमिनल अकाउंट। तो मैं बताता चलूँ, रियल अकाउंट होता है जो कि फिक्स एसेट्स से लिंक हो, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये रियल अकाउंट्स हैं। वो अकाउंट्स जिनमें नाम मौजूद हो, जैसे रहीम ब्रदर्स, कामरान कंपनी, उमर बाजवा एंड कंपनी, यानी कि जो बिजनेसेस के नाम हो या किसी पर्सन का नाम हो, उसे पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। और जितने भी हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि उनका ड्यूरेशन 1 साल तक होता है। साल के बाद वो अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं और नए साल में नए सिरे से उन अकाउंट्स को ओपन किया जाता है, तो वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अब मेरे पास टैब नहीं है आज, चलिए नॉमिनल अकाउंट्स, नहीं नॉमिनल अकाउंट थोड़ा बहुत लिख ही लिया हमने। ओके जी, हमारे पास क्वेश्चन आया है, बीइंग द अकाउंटेंट राइट डेबिट एंड क्रेडिट इन द सेकंड कॉलम अगेंस्ट ईच पर्टिकुलर मेंशन्ड इन फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल। वो कहता है जी यहाँ पे हमने डेबिट क्रेडिट लिखना है और बताना है। अब देखिए मैं कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, लिख आप खुद ही लेंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट और डिक्रीज होने से क्रेडिट होते हैं। दोबारा सुन लें, एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट और डिक्रीज होने से क्रेडिट होते हैं। उसी तरह लायबिलिटीज, रेवेन्यूज और इक्विटी इंक्रीज होने से क्रेडिट और डिक्रीज होने से डेबिट होते हैं। अब देखिए लायबिलिटीज, रेवेन्यू और इक्विटी लिखे हुए हैं यहाँ तीनों, ये इंक्रीज होने से क्रेडिट होने थे, तो ये हमारा क्रेडिट है CR, और पहले दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो ये दोनों डेबिट है DR। यहाँ लिख लेनी चाहिए था, नहीं जिस क्वेश्चन मौजूद है, चलिए खैर मैंने लिख दिया। ये देखें जी, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। Debited accounting head are mentioned in the second column against the each transaction given in the first column. Okay जी, you are required to write the appropriate cause of debited accounting head in the third column for the following list against each given transaction debited the accounting head। हमें बेसिकली बताना है कोई हेड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो देखें सबसे पहला हमारे पास आ गया, यहाँ तक रखते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1150,000 मेड इन द बिजनेस बाय ऑनर। अब देखिए यहाँ पे हमारा वो कहते हैं कैश अकाउंट को क्या हुआ है, कैश में बैलेंस है हमारे पास, एसेट आया कैश की शक्ल में, तो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है, तो पहला आ गया इंक्रीज इन एसेट। फिर है परचेज फर्नीचर 2 लाख ऑन कैश फ्रॉम रहीम फर्नीचर हाउस। अब यहाँ पे फर्नीचर जो है वो इंक्रीज होगा और कैश लिखा होता तो वो डिक्रीज होना था, डिक्रीज इन एसेट। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, हमने मर्चेंडाइज परचेज की है, तो मैंने जब मैं एंट्री समझा रहा था तो मैंने बताया था कि जब भी गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेज को डेबिट करते हैं, गुड्स बेचते हैं तो हम सेल्स को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो ये फिर एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस आएगा। हम देख लेते नीचे, हाँ जी बिल्कुल इंक्रीज इन एक्सपेंस है। वापस ऊपर आते हैं, रेंट ऑफ बिल्डिंग 90,000 पेड इन कैश। अब यहाँ पे रेंट अकाउंट हमारा एक एक्सपेंस होता है, तो ये इंक्रीज इन एक्सपेंस आ गया। सैलरीज पेड थ्रू चेक अमाउंटिंग 5 लाख। अब सैलरीज पे हुई हैं तो यहाँ पे सैलरीज अकाउंट जो है ये भी इंक्रीज इन एक्सपेंस आएगा। लास्ट वाले तीनों इंक्रीज इन एक्सपेंस हैं जी। आगे चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 13, मॉड्यूल 4 पे हम आ गए, टोटल हमारे 7 मॉड्यूल्स हैं। You are required to write appropriate accounting head to be debited in second column against each transaction given in the first column। अब देखें जी, आपने लिखना है ये कौन कौन सा अकाउंट है, फर्स्ट कॉलम को देख के सेकंड कॉलम में लिखना है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 ये 10 मिलियन की मेड ऑन बिजनेस बाय ऑनर, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की ऑनर ने, तो ये क्या है, कौन सा अकाउंटिंग है, डेबिट होगा, ठीक है जी। अब डेबिट के लिए हमारे पास कैश अकाउंट होगा, क्योंकि हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट जो वो डेबिट होगा। परचेज फर्नीचर अमाउंटिंग ₹5 लाख, यहाँ पे फर्नीचर का अकाउंट डेबिट होगा। परचेज मर्चेंडाइज, यहाँ परचेज का अकाउंट डेबिट होगा। आगे चलेंगे जी, ये सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, particulars head of account in second column has been mentioned against each transaction given the first column। okay, हमें बताना है ये डेबिट है या क्रेडिट है। इन्वेस्टमेंट 11,50,000 की हुई है, ऑनर ने बिजनेस में की है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने कैश अकाउंट था तो वो कैश अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है तो ये क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की आपकी कंप्लीट एंट्री होनी है। परचेज फर्नीचर 2 लाख ऑन कैश फ्रॉम रहीम ब्रदर्स, यहाँ पे फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट होना है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा।
परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम कैश 20,000, अब यहाँ पे परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। फिर आ गया रेंट ऑफ बिल्डिंग 90,000 पेड इन कैश, तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, रेंट डेबिट होना है और कैश अकाउंट क्रेडिट होना है। सैलरीज पेड थ्रू चेक अमाउंटिंग 5 लाख, अब सैलरीज अकाउंट होता था वो डेबिट होना था, एंट्री पूरी होनी है सैलरीज अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो ये बैंक अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। आगे चलेंगे, सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। मॉड्यूल 5 है, क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद हमारे टोटल 3 मॉड्यूल्स रह गए जी। सम नॉर्मल बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स ऑफ बुक्स ABC एंड सन्स हैव बीन गिवन बिलो। बैंक अकाउंट 1,75,000, कैश अकाउंट 1,60,000, कमीशन इनकम 3,35,000। रिक्वायर्ड है हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर 3 ही अकाउंट्स दिए हैं, तो बैंक अकाउंट भी डेबिट होगा, कैश अकाउंट भी डेबिट होगा, कमीशन इनकम अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए दोनों डेबिट हो गए, ये क्रेडिट हो गया। ये ट्रायल बैलेंस का सिंपल फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सम जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द बुक्स ऑफ रहीम ब्रदर्स आर गिवन बिलो। कुछ एंट्रीज हमें दी गई हैं, ठीक है। रिक्वायर क्या है वो देखते हैं। प्रिपेयर कैश अकाउंट बेस्ड ऑन द अबव जर्नल एंट्रीज बाय फॉलोइंग गिवन फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए जी, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कैपिटल अकाउंट की वजह से, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कमीशन अकाउंट की वजह से, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है रेंट की वजह से। 2 डेबिट है, 1 क्रेडिट है, और फिर हम उसका बैलेंस निकाल लेंगे। दोनों डेबिट हुए, जमा किया, 2,95,000 आ गया। दोनों तरफ सेम वैल्यू लिखी, जो बड़ी साइड होती है हम उसको दोनों तरफ लिख देते हैं, और छोटी साइड को माइनस करके हम उसका बैलेंस मेंशन कर देते हैं जी। मॉड्यूल 6 पे हम आ गए, इसके बाद हमारे पास एक ही मॉड्यूल रह गया, इनकी टोटल 2 रह गए। राइट द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अच्छा, ये तीनों बताने हैं कौन सी इनकम स्टेटमेंट की आइटम है और कौन सी बैलेंस शीट की है। तो कैश इन एंड बैलेंस शीट की आइटम है, सेल्स रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट की आइटम है, और सनी डेटर्स बैलेंस शीट की आइटम है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल लिखा जाता है, और कैश इन हैंड और डेटर्स दोनों एसेट है। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यूज या इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। तो सेल्स रेवेन्यू जो है हमारा रेवेन्यू है, तो ये इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। आगे हम चलेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द बुक्स ऑफ रहीमी ब्रदर्स। ठीक है जी, पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी टू बी शोन इन बैलेंस शीट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। हमें कैपिटल अकाउंट जो है उसकी यानी ऑनर्स इक्विटी के जो बैलेंस है वो निकालना है। तो देखिए हमारे पास ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल है, नेट प्रॉफिट है और ड्राइंग्स है। बाकी ये हमारा फिक्स एसेट है, ये भी फिक्स एसेट है, ये करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इन दोनों को जमा कर लेंगे। 2,60,000 को 2,60,000 आ जाएगा, और ड्राइंग्स माइनस होती हैं। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स बेसिकली जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से को कैश या कोई और चीज़ ले जाए तो वो ड्राइंग्स कहलाती हैं। तो इसका कैपिटल जो है वो 2,20,000 का आएगा। 2,60,000 40,000 माइनस किया, 2,20,000 का हमारा ऑनर्स इक्विटी आ गया। The following information available of the books of Rahimi brothers. Calculate the amount of current liabilities। अब हमें करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। तो करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? वो लाइबिलिटीज जिनका ड्यूरेशन 1 साल से कम होता है। देखिए जी, अकाउंट्स पेबल करंट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है करंट लाइबिलिटी है, सेल्स रेवेन्यू तो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। लॉन्ग टर्म लोन जो है ये लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म है, तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट है, कैपिटल तो एज इट इज ऑनर्स इक्विटी है, और एक्सपेंसेस जो है ये भी इनकम स्टेटमेंट के आइटम है। तो हमें बेसिकली करंट लाइबिलिटीज निकालनी थी, वो 2 ही हैं। 1,10,000 की हमारी करंट लाइबिलिटीज आ गई। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बुक्स ऑफ रहीमी ब्रदर्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। जी, अब करंट एसेट्स हमें निकालने हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट एसेट है, मशीनरी फिक्स एसेट है, अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटी है, सन्डी क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, कैश एट बैंक हमारा करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा करंट एसेट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है, रेंट एक्सपेंस ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम है, कमीशन इनकम भी इनकम स्टेटमेंट के आइटम है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये भी इनकम स्टेटमेंट से हमें हासिल होता है, और ये इनकम स्टेटमेंट से हासिल होता है। बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट लिखा जाता है। तो सिर्फ हमारे पास 4 करंट एसेट के आइटम्स आ गई, इन चारों को जमा कर लेंगे। तो नीचे जितने उसने जमा किया होगा, तो ये हमारे पास 1 लाख का करंट एसेट्स आ गए। कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। जी, हमारा लास्ट मॉड्यूल आ गया, कॉस्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। जी, हमारा बैंक कॉस्ट स्टेटमेंट का कॉलम है।
अब हमें बताना है कौन सी एंट्री डेबिट होगी, कौन सी क्रेडिट होगी, किसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट होते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द डेबिट्स बाय बैंक बट नो एंट्री मेड इन कैश बुक, जिस तरह बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए हैं तो बैंक ने डेबिट कर दिया, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट एंट्री इन बैंक स्टेटमेंट एंड द सेम एंट्री हैज बीन रिकॉर्ड क्रेडिटेड इन द कैश बुक, बैंक ने डेबिट एंट्री की है और हम उसको कैश में क्रेडिट कर चुके हैं पहले से ही, तो फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि दोनों तरफ की एंट्रीज तो हो चुकी हैं। आगे चलेंगे जी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एबीसी ब्रदर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है तो सबसे पहले तो हम बैलेंस लिखेंगे। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि फेवरेबल बैलेंस है तो ये डेबिट होगा। चेक अमाउंटिंग टू 10,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ बट नॉट प्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड चेक है, पीछे हम पढ़ के आए हैं, ये हमेशा डेबिट होते हैं। चेक अमाउंटिंग टू ₹30,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ड्यूरिंग द मंथ बट नॉट क्रेडिटेड, ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, ये हमेशा क्रेडिट होते हैं। देखिए जी बैलेंस हमने लिखा लेस अनक्रेडिटेड चेक्स, जो क्रेडिट हो रहा है डेबिट में से क्रेडिट माइनस ही होगा ना, और फिर ये डेबिट जो है वो ऐड हो जाएगा तो टोटल हमारे पास 20,000 आ जाएगा। बस जो फॉर्मेट मैंने समझाया है वो ज़्यादा सिंपल और इजी फॉर्मेट है, आप उसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसे प्लस माइनस वाले को ही फॉलो करना। आप एक तरफ डेबिट्स लिखें, एक तरफ क्रेडिट्स लिखें और एंड पे बैलेंस निकाल लें। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एबीसी ब्रदर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर। सबसे पहले जी अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, जैसे फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है तो अनफेवरेबल क्रेडिट होगा। चेक अमाउंटिंग टू ₹10,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ बट नॉट प्रेजेंटेड, वही अनप्रेजेंटेड आ गए तो ये डेबिट हो जाएंगे। चेक अमाउंटिंग टू ₹30,000 डिपॉजिट इन द बैंक ड्यूरिंग द मंथ बट नॉट क्रेडिटेड, ये क्रेडिट हो जाएंगे। अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, ये क्रेडिट होते हैं। ये दोनों जमा होंगे, ये आ जाएगा 70,000 और 10,000 माइनस हो जाएगा तो टोटल बैलेंस 60,000 आ जाएगा जी। ये भी अनफेवरेबल बैलेंस है क्योंकि देखिए ऊपर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो नीचे वाला बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा, अपोजिट आंसर आता है। फिर है जी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एबीसी ब्रदर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट होंगे और अनक्रेडिटेड चेक्स जो है वो क्रेडिट होंगे। उसी तरह से फिर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एबीसी ब्रदर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये डेबिट होगा और नीचे वाले दोनों सेम है जी, ये एक ही क्वेश्चन को उसने 4 दफा दे दिया। आगे चलते हैं जी। ले जी मॉड्यूल नंबर 8 आ गया, तो ये हमारे मिड का हिस्सा नहीं है, तो हम इंशाल्लाह इसको आफ्टर मिड यानी कि फाइनल्स के लिए पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।